So, hello everyone. I hope you all will be doing very good in your studies. Let's take one more step towards our studies and complete our chapter cell cycle and cell division. Are you aware that all organisms, even the largest, start their life from a single cell? एज वी ऑल नो, कितनी भी बड़ी ऑर्गेनिज्म होगी तो वो सिंगल सेल से ही स्टार्ट करेगा, है ना। गैमेट्स बनते हैं, फ्यूजन बनते हैं, जाइगोट, फ्यूजन से इस वन सेल जाइगोट बनता है, उसके बाद माइटोसिस होगा, है ना। तो जितना भी बड़ा ऑर्गेनिज्म होगा सारा का सारा कहाँ से स्टार्ट होगा? एक सिंगल सेल से। यू मे वंडर हाउ अ सिंगल सेल देन गोज ऑन टू फॉर्म सच ए लार्ज ऑर्गेनिज्म। आप सोच सकते हो कि एक सिंगल सेल से इतना बड़ा ऑर्गेनिज्म कैसे बन जाता है। तो ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेल इंडीड ऑफ ऑल ऑर्गेनिजम्स। जितने ऑर्गेनिजम्स हैं उनके लिए ग्रोथ और रिप्रोडक्शन सेल का कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, जिससे कि हेल्प से एक सिंगल सेल इतने बड़े ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट हो पाता है। ऑल सेल्स रिप्रोड्यूस बाय डिवाइडिंग इनटू टू, विद ईच पेरेंटल सेल गिविंग राइज टू टू डॉटर सेल्स एंड ईच टाइम दे डिवाइड। ठीक है, सारे के सारे जो सेल्स होते हैं वो रिप्रोड्यूस करते हैं किस में? सिंगल सेलुलर है, डिवाइड करेंगे दो में, है ना। विद ईच पेरेंटल, जो एक पेरेंट सेल होगी वो दो डॉटर सेल को जितनी बार वो डिवाइड करेगी वो मतलब ओरिजिनेट करेगा। इसी एक पेरेंट सेल है तो वो दो डॉटर सेल बनाएगा। ठीक है, फिर ये पेरेंट सेल है, ये दो डॉटर सेल बनाएगा। क्लियर है? तो यही लाइन लिखी हुई है, ऑल सेल्स रिप्रोड्यूस बाय डिवाइडिंग इनटू टू विद ईच पेरेंटल सेल गिविंग राइज टू टू डॉटर सेल ईच टाइम दे डिवाइड, है ना। जितनी बार वो डिवाइड करेंगे उतनी बार वो दो न्यू सेल्स को जन्म देंगे। दीज न्यूली फॉर्म डॉटर सेल्स जो बनती हैं वो खुद देम सेल्फ ग्रो कर सकती हैं, है ना। खुद से ग्रो करेंगी और डिवाइड करेंगी और नई पॉपुलेशन को क्या देंगी? जन्म देंगी, है ना। दैट इज़ फॉर्म्ड बाय द ग्रोथ एंड द डिवीजन ऑफ अ सिंगल पेरेंटल सेल, जो कि बने किससे? ग्रोथ से। एक सिंगल सेल की ग्रोथ हुई होगी, फिर उसमें डिवीज़न हुआ होगा, जिससे कि ये मतलब जितनी कॉलोनी या प्रोजेनी बनेगी वो एक सिंगल सेल से स्टार्ट हो सकती है ना। इन अदर वर्ड्स सच साइकिल्स ऑफ ग्रोथ एंड डिवीजन अलाउ अ सिंगल सेल टू फॉर्म अ स्ट्रक्चर कंसिस्टिंग ऑफ मिलियन सेल्स। और ऐसी ही now we will start cell cycle. Okay, so cell division is a very important, what is cell division is very important process in all living organisms. During the division of a cell, ठीक है, सेल डिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है किसी जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें। डीएनए रेप्लिकेशन एंड सेल ग्रोथ ऑल्सो टेक्स प्लेस। डिवाइड करती है, डीएनए रेप्लिकेट भी करता है और सेल ग्रोथ। देखिए दिया गया है इस ऑर्डर में, लेकिन पहले सेल ग्रोथ होगी, फिर डीएनए रेप्लिकेट करेगा, देन डिवीजन होगा। ऑल दीज प्रोसेस, that is cell division, DNA replication and cell growth, hence have to take place in a coordinated way to ensure correct division and formation of progeny cells containing intact genomes. ये सारा का सारा जितनी प्रोसेस है सेल का ग्रोथ करना, रिप्लिकेशन करना, डिवाइड करना, ये कोऑर्डिनेटेड वे में होना चाहिए ताकि करेक्ट डिवीज़न हो सके, मतलब कोई भी फॉल्ट ना आए और जो प्रोजेनी सेल्स बने उनमें जो जीनोम है वो एग्जैक्टली कॉपी हो, है ना, इंटैक्ट हो। द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स, वो सीक्वेंस जिससे कि सेल अपने जीनोम को डुप्लीकेट कर सकता है, अदर ऑर्गेनल्स को बना मतलब कॉन्स्टिट्यूट कर, मतलब अदर सेल्स को सिंथेसाइज कर सकता है, जो और सेल्स की नीड है, कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, ऑर्गेनल्स वगैरह, उनको सिंथेसाइज कर सकता है और इवेंचुअली डिवाइड कर जाता है दो डॉटर सेल में। इस पूरी साइकिल को सेल साइकिल कहते हैं। वो पूरा सीक्वेंस जिससे कि सेल अपना जीनोम डुप्लीकेट करता है, सेल और कॉन्स्टिट्यूएंट्स बनाता है जैसे कि ऑर्गेनल्स वगैरह बनाता है और इवेंचुअली डिवाइड कर जाएगा। ठीक है, उस पूरी साइकिल को सेल साइकिल कहेंगे। ऑल्दो सेल ग्रोथ इन द टर्म्स ऑफ साइटोप्लाज्मिक इंक्रीज इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस। इसका मतलब क्या है कि जब साइटोप्लाज्म जो ग्रो कर रहा होता है वो लगातार हर फेस में ग्रो कर रहा होता है। ऐसा नहीं है कि केवल पर्टिकुलर फेस में होता है। साइटोप्लाज्मिक इंक्रीज एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। डीएनए सिंथेसिस अकर्स ओनली ड्यूरिंग स्पेसिफिक वन स्पेसिफिक, है ना, केवल एक स्पेसिफिक स्टेज के दौरान सेल साइकिल में वो जो डीएनए है वो क्या करता है, तो डीएनए सिंथेसिस केवल एस फेज में अंदर होता है ना, ओनली ड्यूरिंग एक स्पेसिफिक स्टेज है जो कि एस फेज होता है। रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम डीएनए आर देन डिस्ट्रीब्यूटेड टू डॉटर सेल्स न्यूक्लियाई बाय कॉम्प्लेक्स सीरीज ऑफ इवेंट्स ड्यूरिंग सेल डिवीजन।
तो उससे क्या होता है, जब डीएनए सिंथेसिस होता है एस फेज में, उसके बाद जो रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम्स हैं वो एक कॉम्प्लेक्स सीरीज ऑफ इवेंट्स के थ्रू, अब वो इवेंट्स क्या होते हैं, जैसे कि डिफरेंट स्टेजेस ऑफ सेल डिवीज़न के थ्रू जो रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम है वो दूसरी सेल में मतलब चले जाते हैं आफ्टर सेल डिवीजन्स। दीज इवेंट आर देमसेल्फ अंडर जेनेटिक कंट्रोल, ये इवेंट्स खुद में जेनेटिक कंट्रोल के अंदर होते हैं। नेक्स्ट वी विल सी फेजेस ऑफ सेल साइकिल। A typical eukaryotic cell illustrated by human cells in culture, these cells divide once in approximately every 24 hours। मतलब ये ह्यूमन सेल है वो 24 घंटे में एक बार डिवाइड करती है, जबकि ये ड्यूरेशन जो है वो ऑर्गेनिज्म से ऑर्गेनिज्म वेरी कर सकता है। सब सारे ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी जो लाइफ साइकिल का टाइम स्पेन होता है ना, तो वो अलग अलग हो सकता है। ह्यूमन जो सेल है वो 24 आवर्स तक रहती है, ठीक है। ईस्ट का जो लाइफ साइकिल है उसकी जो सेल साइकिल होती है, सॉरी नॉट लाइफ साइकिल, सेल साइकिल इज़ फॉर अबाउट 90 मिनट्स। सेल साइकिल में दो बेसिक फेजेस होते हैं, एक होता है इंटरफेस और एक होता है एम फेज। दिस इज द डायग्राम शोइंग, है ना, एम फेस एंड बाकी का जितना भी पार्ट है वो इंटरफेस है ना। दिस इज़ द माइटोटिक फेज जिसमें कि सेल डिवीज़न होगा, बाकी का जो पार्ट है वो क्या है, इंटरफेस है। द एम फेज रिप्रेजेंट्स द फेज व्हेन द एक्चुअल सेल डिवीजन जिसमें होता है वो एम फेज होता है, या फिर जिसे माइटोटिक डिवीजन फेज कहते हैं। और इंटरफेस में जो क्या होता है, इंटरफेस इज द फेज बिटवीन टू सक्सेसिव एम फेज। दो सक्सेसिव एम फेज के बीच में क्या आता है, मतलब एम फेज हुआ देन बीच में इंटरफेस देन फिर एम फेज। ये सिग्निफिकेंट है नोट करना कि जो 24 आवर्स है वो एक सेल साइकिल जो ह्यूमन की होती है उसका टाइम पीरियड है। सेल डिवीजन जिसमें कि केवल क्या है, केवल 1 घंटे ही होता है, समझ रहे हो। पूरी जो सेल की साइकिल है उसमें सेल डिवीज़न है वो केवल 1 घंटे होता है, बाकी का इंटरफेस कितनी देर के लिए होता है, मोर देन 95% ड्यूरेशन ऑफ द सेल साइकिल इज एट इंटरफेस। द एम फेज स्टार्ट विद द न्यूक्लियर डिवीजन। एम फेज स्टार्ट किससे होता है, न्यूक्लियर डिवीजन से। न्यूक्लियर डिवीजन, ओके, तो एम फेज स्टार्ट किससे होगा, न्यूक्लियर डिवीजन से। और न्यूक्लियर डिवीजन के बाद क्या होगा, न्यूक्लियर डिवीजन के बाद देन आफ्टर इट सेपरेशन ऑफ डॉटर क्रोमोसोम्स, कैरियोकाइनेसिस। मतलब स्टार्ट किससे होगा, कैरियोकाइनेसिस से, और एंड किससे होगा, साइटोकाइनेसिस से। मतलब पहले न्यूक्लियस का डिवीजन होगा देन साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा। इंटरफेस को हम लोग क्या कहते हैं, रेस्टिंग फेज कहते हैं, बिकॉज इन दिस फेज सेल क्या कर रही थी, मतलब डिवाइड करने के लिए प्रिपेयर कर रही होती है खुद से, लेकिन डिवाइड नहीं कर रही होती, इसलिए इसको रेस्टिंग फेज कहते हैं। अब इसमें होता क्या क्या, इंटरफेस में सेल की ग्रोथ भी होती है और डीएनए का रेप्लिकेशन भी होता है इन एन ऑर्डरली मैनर, ठीक है। सेल भी ग्रो करेगी और उसका डीएनए का रेप्लिकेशन भी होगा। तो जो इंटरफेस है ना वो 3 फेज में डिवाइड होता है, G1, S और G2। इसमें सेल डिवाइड नहीं करेगा, सेल ग्रो करेगा और डीएनए का रेप्लिकेशन होगा, है ना। हम लोग इसे पढ़ते हैं। G1 फेस में क्या होता है, ये वो फेस है जिसमें जो कि किसके बीच में आता है, माइटोसिस और इनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। मतलब एक एम फेस और एस फेस के बीच में आता है G1 फेस, है ना। तो इस फेज में क्या होता है, G1 फेज द सेल इज मेटाबॉलिकली एक्टिव होती है इस फेज में, एंड कंटिन्यूसली ग्रोज बट डज नॉट रेप्लिकेट्स इज डीएनए। G1 फेज में सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव होगा ऑफ कोर्स एंड कंटिन्यूसली ग्रो करे, लेकिन वो डीएनए रेप्लिकेट नहीं करती। एस और सिंथेसिस फेज मार्क्स द पीरियड ड्यूरिंग विच डीएनए सिंथेसिस और रेप्लिकेशन टेक्स प्लेस। एस फेज में क्या है, सिंथेसिस फेज है तो उसमें डीएनए का रेप्लिकेशन हो जाएगा, ठीक है। ड्यूरिंग दिस टाइम द अमाउंट ऑफ डीएनए पर सेल डबल्स, है ना। तो सिंथेसिस फेज में क्या होगा, सेल का जो अमाउंट है ना वो डबल करेगा। अगर इनिशियल अमाउंट G1 फेज में अगर 2C था तो वो 4C हो जाएगा एस फेज में, लेकिन क्रोमोसोम का जो नंबर है वो चेंज नहीं होगा, है ना। क्रोमोसोम का जो नंबर है वो उतना ही रहेगा। अगर जैसे कि 21 क्रोमोसोम्स हैं तो वो 21 ही रहेंगे, अगर 42 है तो 42 ही रहेंगे। क्रोमोसोम नंबर डज नॉट चेंजेस, है ना। लेकिन जो आपका जेनेटिक मटेरियल है ना, अमाउंट है जो डीएनए का, अमाउंट ऑफ डीएनए वो 2C से क्या हो जाता है 4C। इफ द सेल है डिप्लॉयड 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम एट G1 इवन आफ्टर द एस फेस के बाद भी जो क्रोमोसोम का नंबर है वो 2n ही रहेगा। इफ एनिमल सेल्स ड्यूरिंग द एस फेज डीएनए रेप्लिकेशन बिगिंस
इन द न्यूक्लियस। अब एस फेस होता क्या है भाई, न्यूक्लियस में। बोल दिया ना साइटोप्लाज्म में हो रहा है। डीएनए रेप्लिकेशन तो नहीं, गलत हो जाएगा। डीएनए रेप्लिकेशन कहाँ होगा, आपका न्यूक्लियस के अंदर होगा। और सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन दैट्स इन द साइटोप्लाज्म। एस फेस के अंदर ही सेंट्रियोल डुप्लीकेट होगा, ठीक है, और डीएनए रेप्लिकेट होगा। तो डीएनए रेप्लिकेट इज इन द न्यूक्लियस बट सेंट्रियल डुप्लीकेशन इज इन द साइटोप्लाज्म। G2 फेस के अंदर प्रोटीन सिंथेसाइज होती हैं, किसकी प्रिपरेशन के लिए, माइटोसिस की प्रिपरेशन के लिए, जबकि जो सेल ग्रोथ है वो कंटिन्यू होती रहती है। मतलब जैसे G2 फेस आया है ना, तो प्रोटीन सिंथेसाइज होने लगी, किसके लिए, ताकि अच्छे से माइटोसिस हो सके। और सेल ग्रोथ तो आपका मैंने आपको बताया था कंटिन्यूस प्रोसेस है, किसी भी फेज में नहीं रुकता है ना। सो व्हाट आर दीज लाइन सेइंग, let's look here. How do plants and animals continue grow all their lives? Due to cell division by, है ना। Do all cells in a plant divide all the time? नहीं भैया, मेरिस्टेमेटिक वाली तो करती रहती है पूरे टाइम पे डिवाइड, पर जो आपकी और सेल्स हैं अंदर जो पाई जाएंगी सेल प्लांट्स में, वो पूरे टाइम ग्रो करने की नीड नहीं है, जब नीड होगी तब करेंगी। डू यू थिंक ऑल सेल्स कंटिन्यू टू डिवाइड इन ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स? नहीं, कुछ रेस्टिंग फेज में भी चली जाती है। ऐसी सेल्स की लोकेशन क्या आप बता सकते हैं? जैसे कि हमारा हार्ट है, तो हार्ट में सारी सेल्स हमेशा डिवाइड नहीं करती रहेंगी, ठीक है। डू एनिमल्स हैव मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज? तो मेरिस्टेमेटिक, हाँ मतलब मेरिस्टेमेटिक तो नहीं, जैसे कि हमारी एपिडर्मल सेल्स हैं वो हटती रहती हैं आती रहती हैं, तो बोल सकते हैं वो कंटिन्यूसली डिवाइड कर रही हैं, है ना। तो आगे है नेक्स्ट, सम सेल्स इन द एडल्ट सेल डू नॉट अपीयर टू एग्जिबिट डिवीजन, जैसे कि फॉर एग्जांपल हार्ट सेल्स। अब इनमें डिवीजन बार बार नहीं होना, ठीक है। एंड मेनी अदर सेल डिवाइड ओनली ओकेशनली एज नीडेड टू रिप्लेस सेल्स दैट हैव बीन लॉस्ट बिकॉज ऑफ इंजरी और सेल डेथ। मतलब ऐसा नहीं कि यार सेल डिवाइड कर रही हैं एनिमल्स तो भाई हम लोग जाने कितने बड़े हो जाते हैं ना, हम लोग की एक लिमिटेड साइज़ होता है, मैक्सिमम इतना नहीं तो मिनिमम तो इतना ग्रो करेगा आदमी, ठीक है। तो उसको फॉलो करते हैं क्राइटेरिया को। बाकी का जो सेल्स है वो ग्रोथ तभी करेंगी जब उन्हें ज़रूरत पड़ेगी कि हाँ ये सेल्स अब यार डेड हो गई है, तो अब इसको हटा के दूसरी सेल लेके आते हैं। कभी हमारे चोट लग गई है ना, कोई सेल अगर मर गई है तो उसकी जगह अगर रिप्लेसमेंट चाहिए, तभी सेल क्या करेगी, डिवाइड करती है। तो ऐसी सेल्स क्या करती हैं, वो डिवाइड नहीं करती हैं, वो जीवन फेज को एग्जिट करती हैं। क्या करती हैं, एग्जिट कर देती हैं जीवन फेज को, कि भाई मैं तो जा रही हूँ जीवन छोड़ के, है ना। जीवन छोड़ के चली गई और वो इनएक्टिव स्टेज में चली गई, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, कोशेंट स्टेज, है ना, कोशेंट स्टेज कहते हैं। सेल्स इन स्टेज मेटाबॉलिकली इनएक्टिव हो गई क्या, नहीं, मेटाबॉलिकली एक्टिव है लेकिन और प्रोलिफरेट नहीं करती जब तक कि उनसे कहा ना जाए। वो प्रोलिफरेट कब करेंगी, वो तभी प्रोलिफरेट कब करेंगी जब उनसे कहा जाएगा कि हाँ भाई नाउ यू कैन गो एंड कंटिन्यू योर डिवीज़न, तब वो जाएंगी और डिवीज़न करेंगी डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ द ऑर्गेनिज्म, ठीक है। जब ऑर्गेनिज्म जो रिक्वायरमेंट होगी तो वो कहेंगे कि जाओ आप डिवाइड कर सकते हो, वो जीवन फेज को एग्जिट कर देती हैं। इन एनिमल माइटोटिक सेल डिवीजन इज ओनली सीन इन डिप्लॉयड सोमैटिक सेल्स। जो माइटोटिक सेल डिवीज़न होगा वो केवल डिप्लॉयड सोमैटिक सेल्स में, है ना, नॉट इन जर्मिनल, इट्स ओनली इन सोमैटिक। लेकिन कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, जैसे कि हैप्लॉयड सेल्स जिसमें कि डिवाइड करते हैं माइटोसिस के थ्रू, उसमें एग्जांपल है मेन हनीबीज, जिसमें आप पढ़ेंगे पार्थिनोजेनेसिस क्लास 12 मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में, है ना। तो उसमें क्या है, पार्थिनोजेनेसिस के थ्रू मेल हनीबीज बनते हैं, है ना। तो वो उसमें हैप्लॉयड सेल्स जो होती है वही माइटोसिस करके नए ऑर्गेनिज्म को, है ना, प्रोड्यूस करते हैं। अगेंस्ट दिस प्लांट्स में जो है वो माइटोटिक डिवीज़न दोनों में हो सकता है, हैप्लॉयड में भी और डिप्लॉयड में भी। और चैप्टर 3 जो भी है आगे पढ़ेंगे। ये बॉक्स दिया गया है, इस बॉक्स में क्या है कि माइटोसिस जो ओनियन रूट की टिप पे होता है ना, इसमें 16 क्रोमोसोम्स होते हैं हर सेल में, है ना। आपने माइटोसिस अगर ओनियन रूट में रूट की टिप पे पड़ा हुआ है, 16 क्रोमोसोम होंगे। और क्या आप बता सकते हैं कि जीवन में कितने होंगे, एस में कितने होंगे और एम फेस के बाद कितने क्रोमोसोम्स होंगे?
तो अभी ना आप पूरा जब ये पूरा पार्ट पढ़ लेंगे ना तो यू विल आंसर इट बाय योर सेल्फ, है ना। फिर उसके बाद आप जैसे अभी डीएनए कंटेंट आपको पता ही है, क्रोमोसोम नंबर जैसे आपको पता है जीवन में अगर 16 है तो एस में भी 60 रहेंगे ए, और उसके बाद G2 में भी अभी ये आप पढ़ेंगे, ठीक है। G2 तो आपको बता ही रखा है ना, जिसमें कि प्रोटीन्स बनती थी, तो उसमें भी कितने रहेंगे, इतने ही रहेंगे। आफ्टर इट जब सेल डिवाइड कर जाता है तो एम फेस इज़ द मोस्ट ड्रामेटिक पीरियड ऑफ द सेल साइकिल। ड्रामेटिक क्यों है? क्योंकि इसी में सेल डिवीज़न होगा, आप आगे देखेंगे। इसमें बहुत सारा रीऑर्गेनाइजेशन होता है वर्चुअली ऑल कंपोनेंट्स ऑफ द सेल, है ना। तो आप देख पाएंगे जितने भी कंपोनेंट्स हैं उनका रीऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि सिंस द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन द पेरेंट्स एंड द प्रोजेनी सेल्स इज द सेम, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द इक्वेशनल डिवीजन। माइटोटिक डिवीजन इज कॉल्ड equational division because the number of chromosomes remains same in the parent and the progeny. Though for convenience, mitosis has been divided into 4 stages of nuclear division, है ना, जिसे हम लोग कैरियोकाइनेसिस कहते हैं। ये बहुत ज़रूरी है कि सेल डिवीज़न एक प्रोग्रेसिव प्रोसेस है, और हम लोग इसमें क्लियर कट लाइंस नहीं बना सकते वेरियस चीज़ेस के बीच में, मतलब कि यार ये प्रोफेस है, देन ये मेटाफेस है, देन ये एनाफेस, टीलोफेस, नहीं। तो कैरियोकाइनेसिस में 4 होती हैं, प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस, टीलोफेस। हम लोग क्लियर कट जो है प्रोफेस ना फर्स्ट स्टेज है कैरियोकाइनेसिस का, है ना। कैरियोकाइनेसिस किसका? माइटोसिस का। प्रोफेस वो फर्स्ट फेज है, फॉलोज द एस एंड G2 फेज ऑफ इंटरफेस। प्रोफेस के बाद देन हमारा क्या आएगा? एस फेस और G2 फेस के बाद जो पहला एम फेस में आता है ना, जैसे कि हमारी लाइफ हम मतलब सेल साइकिल कैसे चलेगी, लाइक दिस। पहले क्या होगा? G1, ठीक है, देन एस, देन G2, और देन उसके बाद एम फेस। तो प्रोफेस जो पहला प्रोफेस क्या है? पहला स्टेज है कैरियोकाइनेसिस का, माइटोसिस की। वो एम फेज का पहला पार्ट कहना चाह रहा है। फॉलो किसको करता है? एस और G2 को। सेल साइकिल ऐसी चल रही होगी, एम फेज एस और G2 को फॉलो करेगा। इन द एस एंड G2 फेसेस, एस और G2 फेसेस में न्यू डीएनए मॉलिक्यूल्स फॉर्म्ड आर नॉट डिस्टिंक्ट बट इंटरवाइंड। तो एस और G2 में जो मॉलिक्यूल्स बने थे तो अलग अलग नहीं हुए हैं, मतलब वो एक दूसरे से क्या है, इससे करके इंटरवाइंड है, ठीक है। तो वो लोग आपस में क्या है? इंटरवाइंड है। प्रोफेस इज मार्क्ड बाय द इनिशिएशन ऑफ कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोमल मटेरियल। इंटरवाइंड थे, ठीक है। अब प्रोफेस के अंदर उनका कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाता है, मतलब थोड़ा सा जो इंटरवाइंड है वो थोड़ा सा लूज होंगे, बट कंडेंसेशन ज़रूर से ही होगा। द क्रोमोसोमल मटेरियल बिकम अनटेंगल्ड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ क्रोमेटिन कंडेंसेशन। अब इंटरवाइंड होना कम होगा, मतलब क्या होगा कि अनटेंगल्ड हो जाएंगे। जो टेंगल्ड थे ना, वो अनटेंगल होना स्टार्ट होगा प्रोफेस के अंदर क्रोमोसोम मटेरियल का, है ना। लेकिन कंडेंसेशन होगा, आप समझ रहे हैं ना। मतलब ऐसे करके जो था ना, ऐसे 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 टेंगलिंग जो हो रही थी उसमें, जो इंटरवाइंड थे वो अब थोड़ा सा क्या होगा, वो अब खुलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। अनटेंगल्ड होना स्टार्ट हो जाएगा। अब वो अनटेंगल्ड होना स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन कंडेंसेशन ज़रूर होगा। मतलब हो तो जाएगा वो थोड़ा थोड़ा दूर दूर हो जाएंगे, पर कंडेंसेशन दूर नहीं हो, मतलब कंडेंसेशन ज़रूर होता रहेगा, पास पास रहेंगे। जो मतलब ओवरलैपिंग थी वो थोड़ी सी खत्म हो गई, बट कंडेंसेशन इज स्टिल देयर। कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोमल मटेरियल इज देयर and with untangling. The centrosome which had undergone duplication during the S phase of interphase, आपको बताया था जो सेंट्रियोल डुप्लीकेट कर रहा था ना, जो साइटोप्लाज्म में एस फेज में, वो अब क्या करता है? अपोजिट पोल पे जाने लगता है, किसमें? प्रोफेस के अंदर। तो जो प्रोफेस का कंप्लीशन होता है वो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स इवेंट से हम लोग को पता चलता है कि हाँ कंप्लीट हो गया है प्रोफेस। क्रोमोसोम का जो मटेरियल है वो कंडेंस करता है
है ना, तो कम्पैक्ट माइटोटिक क्रोमोसोम बन जाएंगे। सबको पता है अनटेंगलिंग हो रही थी तो कंडेंसेशन भी हो रहा था। क्रोमोसोम्स आर सीन टू बी कंपोज ऑफ 2 क्रोमेटिड अटैच्ड टुगेदर एट द सेंट्रोमियर। कोई पूछे कि बताओ वो कौन सा पहला फेज था कि जिसमें जो क्रोमेटिड्स हैं वो सेंट्रोमियर पे अटैच्ड दिख रही थी एम फेज के अंदर, तो दैट इज द प्रोफेज। सेंट्रोसोम जो कि डुप्लीकेट कर रहे थे इंटरफेस में इन द साइटोप्लाज्म, अब वो मूव करेंगे अपोजिट पोल पे, ताकि जो सेंट्रोसोम है वो रेडिएट, मतलब जो सेंट्रोसोम है वो करते क्या है, रेडिएट करते हैं माइक्रोट्यूब्यूल, जिसको हम लोग एस्टर कह रहे हैं। द टू एस्टर टुगेदर विद स्पिंडल ऑफ फाइबर फॉर्म्स माइटोटिक अपरेटस। समझ में आ रहा है क्या? समझ रहे हो? जैसे कि इधर एक सेंट्रियोल होता है परपेंडिकुलर करके ऐसे करके, अगर आपने सेल वाला चैप्टर पढ़ रखा होगा, है ना, और इधर भी होता है अपोजिट पोल पे, ठीक है ना, इधर भी एक परपेंडिकुलर करके स्ट्रक्चर होता है। तो ये करते क्या है जो सेंट्रोसोम है, इसमें 2 सेंट्रियोल हैं, आपको दिख रहे होंगे। तो अभी अपोजिट पोल पे पहुंच गए तो ये माइक्रोट्यूब्यूल्स को रेडिएट करेंगे इससे करके, ठीक है। माइक्रोट्यूब्यूल को ये क्या कर रहे हैं, रेडिएट कर रहे हैं। और जो माइक्रोट्यूब्यूल जो ये रेडिएट कर रहे हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स को, इन दोनों को हम लोग क्या कह रहे हैं, एस्टर्स कह रहे हैं। इज इट क्लियर और नॉट? दीज आर एस्टर्स। और ये एस्टर स्पिंडल फाइबर्स के साथ मिलके, ये ही जो एस्टर हैं, अब ये इसमें क्या है, इसके साथ ही क्या है आपका जो स्पिंडल फाइबर्स हैं वो भी निकल रहे होंगे इसमें से। तो ओके, लेट मी ड्रॉ इट विद अनदर कलर, है ना। तो उसको हम लोग ले लेते हैं, सपोज दिस। तो स्पिंडल फाइबर्स भी निकल रहे होंगे इसमें से, क्लियर है, स्पिंडल फाइबर्स भी निकल रहे होंगे। तो होता क्या है, माइक्रोट्यूब्यूल्स जिन्हें हम एस्टर कह रहे थे अलोंग विद द स्पिंडल फाइबर्स, तो अब हम इसको क्या कहेंगे, इसको हम लोग कहेंगे माइटोटिक अपैरेटस कहेंगे, है ना। इसे हम लोग माइटोटिक अपैरेटस कहते हैं, इन दोनों को मिला के माइटोटिक अपैरेटस कह देते हैं। तो इस तो समझ में आया आपको, एस्टर्स अलोंग विद द स्पिंडल फाइबर्स, है ना। इसको हम लोग माइटोटिक अपैरेटस कहते हैं। नेक्स्ट देखेंगे आगे, तो ना कुछ रह तो नहीं गया है, नहीं, ओके। तो सेल्स एट द एंड ऑफ द प्रोफेस के एंड में क्या है, जब हम लोग इसको माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे, ना इसमें जीसी यानी कि गोल्जी कॉम्प्लेक्स, ना इसमें ईआर जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ना न्यूक्लियोलस, ना न्यूक्लियर एनवेलप, कुछ नहीं दिखेगा। हम माइक्रोस्कोप में देखेंगे आफ्टर प्रोफेस क्या दिख रहा है भाई, ना तो गोल्जी बॉडी दिख रही है, ना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ना न्यूक्लियोलस, ना न्यूक्लियर एनवेलप, कुछ भी नहीं दिखता। लेट्स बिगिन द मेटाफेज। The complete disintegration of the nuclear envelope marks the start of the second phase of mitosis। मतलब डिसइंटीग्रेशन तो बोल दिया कि हाँ न्यूक्लियर एनवेलप का एट द एंड ऑफ प्रोसेस हो गया है, लेकिन जैसे ही वो फिनिश अप होता है, इनिशिएशन हम लोगों को पता चल जाता है मेटाफेज का। कहा कि न्यूक्लियर एनवेलप जैसे ही टूटा प्रोफेस के ख़त्म होते होते मेटाफेज वहाँ से स्टार्ट हो गया। हेंस द क्रोमोसोम्स आर स्प्रेड थ्रू द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल। क्रोमोसोम्स जो थे वो पूरे साइटोप्लाज्म में फैले हुए थे। बाय दिस स्टेज कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम इज कंप्लीटेड एंड दे कैन बी ऑब्जर्व क्लियरली अंडर माइक्रोस्कोप। देखिए कंडेंसेशन आपका प्रोफेस में भी हो रहा था, है ना, अनटेंगलिंग जो कंडेंसेशन हो रहा था वो, लेकिन जो अगर आपसे कहा जाए कंप्लीटेड किस स्टेज में आके हो रहा है कंडेंसेशन, तो आप कहेंगे मेटाफेज के अंदर हो रहा है। दिस then is the stage at which morphology of chromosome is most easily studied। कहा जाए मॉर्फोलॉजी कौन से फेज में सबसे अच्छे से पढ़ पाएंगे, दैट इज मेटाफेज। एंड अगर ये कहा जाए एनाटॉमी तो आगे पढ़ेंगे एनाफेज। दिस इज द अर्ली प्रोफेज डायग्राम, ठीक है, एंड दिस इज लेट प्रोफेज। आप देख सकते हैं न्यूक्लियर एनवेलप जो है वो यहाँ पर डिसइंटीग्रेट होना थोड़ा थोड़ा स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे कम्प्लीटली डिसइंटीग्रेट हो गया है, यहाँ कंडेंसेशन होने लगा है थोड़ा थोड़ा, यहाँ कम्प्लीटली कंडेंस हो चुका है, ठीक है। तो दैट्स द थिंग कि यहाँ पे कंडेंसेशन हो तो रहा है, स्टार्ट हो गया है कंडेंसेशन होना, ठीक है, पर सॉरी अंदर, और यहाँ जो है वो कम्प्लीटली कंडेंस आपको दिख रहे हैं, और न्यूक्लियर एनवेलप भी आप लोग देख सकते हो। आगे क्या है, एट दिस स्टेज मेटाफेज क्रोमोसोम इज मेड ऑफ 2 सिस्टर क्रोमैटिड्स विच आर हेल्ड टुगेदर बाय द सेंट्रोमियर, ठीक है। इट्स गुड कि हाँ इस स्टेज पे जो मेटाफेज क्रोमोसोम है
वो 2 सिस्टर क्रोमैटिड्स का बना हुआ है, ओके, जो कि एक दूसरे से क्या है, सेंट्रोमियर के थ्रू जुड़े हुए हैं। जैसे कि एक क्रोमैटिड अगर ये है, ओके, दिस इज़ एक क्रोमैटिड एंड दिस इज़ अनदर क्रोमैटिड, ओके, दिस इज़ वन क्रोमैटिड दिस, और ये वाली जो है, ये वाली दूसरी क्रोमैटिड है, ये इससे सेंट्रोमियर पे जुड़ी हुई होती है। डन है, तो सेंट्रोमियर पे जुड़ी हुई होती है। नेक्स्ट, स्मॉल डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर एट द सरफेस ऑफ द सेंट्रोमियर, किस जो स्ट्रक्चर है सेंट्रोमियर का, उस पर एक डिस्क शेप का स्ट्रक्चर जुड़ा हुआ होता है। किस पे, सेंट्रोमियर पे डिस्क शेप स्ट्रक्चर काइनेटोकोर जुड़ा होता है। क्या बोलते हैं इसको, काइनेटोकोर बोलते हैं। ये जो स्ट्रक्चर्स होते हैं ना, जिनको हम लोग काइनेटोकोर्स कह रहे हैं, ये काम क्या करते हैं, ये साइट ऑफ अटैचमेंट प्रोवाइड कराते हैं। जो स्पिंडल फाइबर हम लोगों ने बताए थे, वो स्पिंडल फाइबर जाके इससे ही अटैच हो जाते हैं, है ना, दैट आर मूव्ड इनटू पोजीशन एट द सेंटर ऑफ द सेल। Hence, the metaphase characterized by all the chromosomes coming to lie at the equator with one chromatid of each chromosome connected by its kinetochore to spindle fiber from one pole and its sister chromatid from kinetochore by opposite pole। मतलब क्या कहना चाह रहा है इसमें, ये जितने भी, मतलब ये क्या है, ये जो डायग्राम लेट प्रोफेज के नीचे दिया गया, ये ट्रांजिशन टू मेटाफेज है, एंड दिस इज़ द एग्जैक्टली डायग्राम जिसके बारे में बात कर रहे हैं। जितने भी क्रोमोसोम्स आ गए हैं, दे आर अलाइंड एट द, है ना, मिडल, मतलब इक्वेटर पे आ गए हैं। तो दीज आर अलाइंड एट द इक्वेटर, एंड इसकी जो एक सिस्टर क्रोमैटिड है, वो एक जो सेंट्रोजोम है उसका, उसके जो स्पिंडल फाइबर्स हैं, तो एक क्रोमैटिड काइनेटोकोर के थ्रू, है ना, एक जो सिस्टर क्रोमैटिड है ये वाली, वो काइनेटोकोर के थ्रू, ये जो काइनेटोकोर है इसके थ्रू एक साइड से सेंट्रियोल से जुड़ी होती है, जबकि इसकी जो सिस्टर क्रोमैटिड है ना, जो इसकी सिस्टर क्रोमैटिड है ना, जो इसकी ये वाली सिस्टर क्रोमैटिड है, सिस्टर क्रोमैटिड ये वाली, वो जो है सेंट्रोमियर के थ्रू, यहाँ पे काइनेटोकोर जो डिस्क से स्ट्रक्चर है, उसके थ्रू अपोजिट पोल से दूसरी साइड जुड़ी हुई होती है। दैट्स इज़ रिटन इन दिस पैराग्राफ, ठीक है, यही लिखा हुआ है। अगर दोबारा पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा, दी स्ट्रक्चर्स सर्व्स एज द साइट ऑफ अटैचमेंट ऑफ स्पिंडल फाइबर फ्रॉम द क्रोमोसोम्स दैट आर मूव्ड इनटू द पोजीशन एट द सेंटर ऑफ द सेल। हैंस द मेटाफेज इज कैरेक्टराइज्ड बाय ऑल द क्रोमोसोम्स। कहाँ आ गए, इक्वेटर पे आ गए। एक क्रोमैटिड हर एक क्रोमोसोम की काइनेटोकोर से जुड़ी होती है, मतलब काइनेटोकोर के थ्रू जुड़ी होती है स्पिंडल फाइबर से एक पोल पे, और उसकी जो सिस्टर क्रोमैटिड है वो काइनेटोकोर, है ना, के थ्रू स्पिंडल फाइबर से जुड़ी होती है अपोजिट पोल पे। द प्लेन ऑफ अलाइनमेंट, जो क्रोमोसोम के प्लेन ऑफ अलाइनमेंट है मेटाफेज पे, उसे हम लोग मेटाफेजिक प्लेट कहते हैं। क्लियर है। की फीचर्स क्या हैं आगे पढ़ेंगे। स्पिंडल फाइबर अटैच टू काइनेटोकोर्स ऑफ क्रोमोसोम्स। जो स्पिंडल फाइबर है वो काइनेटोकोर से जुड़ेगा, ऑफकोर्स जुड़ेगा, है ना, जो, और जो क्रोमोसोम्स मूव्ड टू स्पिंडल इक्वेटर एंड गेट अलाइंड अलोंग मेटाफेज प्लेट थ्रू स्पिंडल फाइबर्स टू बोथ पोल्स। क्रोमोसोम स्पिंडल इक्वेटर पे आ गए, काइनेटोकोर के थ्रू जुड़ना, क्रोमोसोम्स का काइनेटोकोर के थ्रू स्पिंडल फाइबर से जुड़ना, और इनका मेटाफेजिक प्लेट पे या इक्वेटर पे आना, ये दोनों किसके कैरेक्टरिस्टिक हैं, मेटाफेज के। नेक्स्ट एनाफेज क्या है, नेक्स्ट इज एनाफेज। At the onset of anaphase, each chromosomes arranged at the metaphase place split simultaneously, and two daughter chromatid are now referred to as daughter chromosomes of the future daughter nuclei begin their migration towards the opposite poles। एनाफेज आते ही जो हर क्रोमोसोम जो कि लगा हुआ था मेटाफेजिक प्लेट पे, अब वो क्रोमोसोम स्प्लिट होगा दो डॉटर क्रोमेटिड्स में, है ना, अब दो डॉटर क्रोमेटिड हैं क्रोमोसोम में, और अब उन डॉटर क्रोमेटिड्स को, जो डॉटर क्रोमेटिड्स थी, अब वो डॉटर क्रोमोसोम बन गई हैं फॉर फ्यूचर डॉटर न्यूक्लियाई की। ऑफ कोर्स, मतलब जो दो ऐसे करके क्रोमेटिड आपके में जुड़ी हुई थी ना, ऐसे करके दो जुड़ी हुई थी एक ही जगह पे, ठीक है, तो अब ये सेपरेट हो गई हैं, सेपरेट हो गई हैं। तो अब जब ये सेपरेट हो गई हैं, तो जो क्रोमेटिड्स हैं, अब हम लोग उनको क्या कह रहे हैं, डॉटर क्रोमोसोम्स कह रहे हैं। अब ये अलग अलग हो जाएंगी, अगर अगर ये अलग अलग हो जाएंगी ना, तो
अगर ये अलग अलग हो गई तो अब ये कुछ इस तरह से दिख रहे होंगे। तो अब ये क्या हुआ, ये क्रोमोसोम्स हो गए ऑफ फ्यूचर डॉटर न्यूक्लियाई। अब जो न्यूक्लियस आगे जाके बनेगा उसमें ये आप चली जाएंगी, तो ये फ्यूचर डॉटर न्यूक्लियाई के क्रोमोसोम्स हो गए, है ना। डॉटर न्यूक्लियाई है उसके क्रोमोसोम्स हो गए। As each chromosomes move away from the equatorial plate, the centromere of each chromosome remain directed towards the pole and has at the leading edge with the arms of the chromosome trailing behind. What do we get कि जब ये अपोजिट पोल्स पे जाएंगे ना, तो जब ये अपोजिट पोल्स पे जा रहे होंगे तो जो इनकी मतलब कुछ इस तरह से जा रहे होंगे, इस तरह से कुछ, है ना। तो इसकी जो सेंट्रोमियर है वो आगे की तरफ होगी, है ना, डायरेक्टेड टुवर्ड्स द पोल एट द लीडिंग एज विद द आर्म्स ऑफ क्रोमोसोम ट्रेलिंग बैंड। ये जो आर्म्स दिख रही हैं ना आपको, ये आर्म्स ये पीछे रह जाएंगी लीडिंग बिहाइंड, और जो सेंट्रोमियर है वो क्या है, वो आपका लीडिंग की तरह रहेगा, है ना। ये सेंट्रोमियर लीडिंग की तरह रहेगा, ऐसे ही अपोजिट साइड भी ऐसा ही होगा, जबकि जो आर्म्स हैं वो ट्रेलिंग बिहाइंड होंगी, ठीक है। इसलिए जो एनाफेज है उसमें क्या दो इवेंट्स हैं, सेंट्रोमियर स्प्लिट करना, क्रोमेटिड का सेपरेशन। क्रोमेटिड अपोजिट पोल पे चले गई, सेंट्रोमियर ने स्प्लिट करा, क्रोमेटिड सेपरेट हो गई, क्रोमेटिड अपोजिट पोल पे जाना, ये एनाफेज के अंदर आता है। अब नेक्स्ट हमारा क्या है, टीलोफेज है। टीलोफेज है ओके। एट द बिगिनिंग ऑफ दिस फाइनल स्टेज ऑफ कैरियोकाइनेसिस, टीलोफेज, क्रोमोसोम्स जो कि अपोजिट पोल्स पे पहुंच गए डीकंडेंस हो गए, फिर से कंडेंसेशन जैसे तैसे कर पाया, कंप्लीट कहाँ हुआ, मेटाफेज में फिर से डीकंडेंस होने चले गए और अपनी अपनी इंडिविजुअलिटी खो दी कि हम कौन तुम कौन, नहीं हम सब भूल जाएंगे भाई, हम ये हैं हम वो हैं, नहीं हम कौन तुम कौन सब भूल जाओ, एक साथ आ जाओ। इंडिविजुअल क्रोमोसोम अपनी आइडेंटिटी लूज़ कर देंगे और अब वो इंडिविजुअल क्रोमोसोम दिखेंगे भी नहीं। एंड ईच सेट ऑफ क्रोमेटिन मटेरियल टेंड्स टू कलेक्ट एट ईच ऑफ द टू पोल्स, है ना। जो हर एक सेट था क्रोमेटिन मटेरियल का वो अलग अलग पोल्स पे क्या होने लगा, कलेक्ट होने लगा, ठीक है। दिस इज़ द स्टेज विच शोज द फॉलोइंग की इवेंट्स। इस स्टेज पे फॉलोइंग की इवेंट्स दिखते हैं कि जो क्रोमोसोम क्लस्टर अपोजिट पोल्स पे गए थे उनकी आइडेंटिटी डिस्क्रीट एलिमेंट्स की तरह लॉस हो गई कि मैं ये हूँ मैं वो हूँ, ये दोनों भूल गए। क्रोमोसोम क्लस्टर जो अपोजिट पोल्स पे गए, स्पिंडल पोल्स पे, वो अपनी आइडेंटिटी लॉस कर गए कि मैं कौन तुम कौन। न्यूक्लियर एनवेलप डेवलप्स अराउंड द क्रोमोसोम क्लस्टर एट ईच पोल ड्यूरिंग फॉर्मिंग टू डॉटर न्यूक्लियाई। अब जो न्यूक्लियर एनवेलप क्रोमोसोम क्लस्टर के अराउंड बना, है ना, वो डेवलप कर गया। पहले आपने देखा था प्रोफेज के अंदर आपका गोल्जी बॉडी न्यूक्लियर एनवेलप सारा डीजनरेट हो रहा था, यहाँ रीजनरेट हो रहा है, न्यूक्लियस GBER रिफॉर्म हो रहे हैं, और वैसे ही न्यूक्लियर एनवेलप भी आ जाता है जो क्रोमोसोम अपोजिट पोल्स पे क्रोमेटिन मटेरियल बन चुके हैं अब, ठीक है। उनके अराउंड क्या आ जाएगा, न्यूक्लियर एनवेलप डेवलप हो जाएगा। अब हाउ डिड द साइटोकाइनेसिस टेक्स प्लेस, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज ना दो जो प्लांट और एनिमल हैं इन दोनों में अलग अलग तरीके से होता है। सो ओके कोई बात नहीं, हम लोग दो बार में इसको देखेंगे। साइटोकाइनेसिस, माइटोसिस accomplished not only the segregation of duplicated chromosome into daughter nuclei karyokinesis, but cell itself is divided into two daughter cells by the separation of cytoplasm called cytokinesis, at the end of which cell division gets completed. क्लियर है। तो माइटोसिस में केवल ऐसा नहीं है कि जो डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम है वो केवल उन्हीं का मतलब जो है डिवीज़न हो गया कि क्रोमोसोम्स थे वो डिवाइड कर गए और बस सेल डिवीज़न हो गया, नहीं, उसके बाद साइटोप्लाज्म का भी सेपरेशन होगा जिसको हम लोग साइटोकाइनेसिस कहते हैं। वो कंप्लीट मिलके कैरियोकाइनेसिस साइटोकाइनेसिस सेल डिवीज़न के अंदर आती है। एनिमल सेल में इट्स वेरी सिंपल, ये अपीयरेंस आएगी, फरो में कोई भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना, तो जैसे सेल है इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, जैसे कि ये वाली जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इसकी, है ना, इसमें एक फरो दिखेगा, यानी कि एक मतलब गड्ढा सा होता हुआ दिखेगा। अब गड्ढा इतना बड़ा तो नहीं, गड्ढा तो नहीं बोलेंगे उसको, मतलब एक कुछ इस तरह से यू विल सी, let me draw something like that, you will say this furrow, है ना, एक फरो इस तरह से जनरेट होगा, फरो ग्रेजुअली डीपन्स होता चला जाएगा, मतलब इधर को और इधर को डीपन्स होता चला जाएगा, अल्टीमेटली सेंटर में जाके ज्वाइन कर जाएगा। अब व्हाट विल हैपन, ये ज्वाइन क्यों हो गया, डिवाइडिंग द सेल साइटोप्लाज्म इनटू द टू, इससे सेल का जो साइटोप्लाज्म है वो टू पार्ट्स में डिवाइड हो गया,
ठीक है, इससे क्या हुआ, 2 सेल बन गई। 2 सेल बन गई। प्लांट सेल जो है उनमें इनएक्सटेंसिबल सेल वॉल होती है, इसलिए वो उनमें अलग डिफरेंट मेथड होता है। प्लांट सेल्स में जो सेल वॉल फॉर्मेशन है वो सेंटर से स्टार्ट होगा। कहाँ से स्टार्ट होगा, सेंटर से, है ना। तो वो जैसे कि ये प्लांट सेल है, वहाँ पे फरो बन रहे थे बाहर से, लेकिन यहाँ पे सेंटर से स्टार्ट होगा। स्टार्ट इन द सेंटर ऑफ द सेल एंड ग्रोज आउटवर्ड, और वो इस तरह से आउटवर्ड को ग्रो करेगा, समझ रहे हो, ग्रोज आउटवर्ड टू मीट द एग्जिस्टिंग लेटरल वॉल्स। पहले वाली बॉल्स हैं उनको मीट करने के लिए ऐसे ग्रो करेगा। फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल वॉल बिगिंस विद द फॉर्मेशन ऑफ सिंपल प्रिकर्सर। सेल वॉल का बनना, ये सिंपल प्रिकर्सर सेल प्लेट जो है उससे स्टार्ट होता है, जो कि मिडिल लैमेला दिखाता है, समझ रहे हो। तो सिंपल प्रिकर्सर अगर पूछा है तो मिडिल लैमेला नहीं, एक्चुअली क्या है ना, सिंपल प्रिकर्सर को सेल प्लेट कहते हैं। फॉर्मेशन ऑफ सिंपल प्रिकर्सर सेल प्लेट। अब सेल प्लेट जो है वो मिडिल लैमेला की बनी होती है ना। मिडिल लैमेला कैल्शियम पैक्टेट की जो बनी हुई होती है, तो उससे जो है वो सेल प्लेट होती है। वॉल्स ऑफ 2 एडजेसेंट सेल्स एट द टाइम ऑफ, मतलब मिडिल लैमेला कब दिखेगा, देखो सेल वॉल बनना प्रिकर्सर क्या है, सेल प्लेट है। ये जो सेल प्लेट बन रही है, और ये जो सेल प्लेट है, ये जो सेल प्लेट बन रही है ना, ये वाली सेल प्लेट बन रही है, ये प्रिकर्सर है। ये बनी किसकी है, ये आपकी मिडिल लैमेला है, मिडिल लैमेला है ना। ये है क्या एक्चुअल में, सेल प्लेट, मिडिल लैमेला। मिडिल लैमेला बना किसका होता है, कैल्शियम पैक्टेट का बना हुआ होता है ना। तो कैल्शियम पैक्टेट का साइटोप्लाज्म के डिवीजन के टाइम पे ऑर्गेनल्स जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड जो हैं वो डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाते हैं, है ना। वो ऑफ कोर्स डिवाइड ही होंगे भाई, वो उनका भी डिवाइड हो गए। और सेल ऑर्गेनल्स वैसे तो डिवाइड आपको बोले कि था कि जो सेल ऑर्गेनल्स थे वो भी आपको स्टार्टिंग में बताया था कि उनका भी कॉन्स्टिट्यूएंट्स, अदर कॉन्स्टिट्यूएंट्स जब सेल के सिंथेसाइज होते हैं तो उनमें यही होता है। ये सब भी पहले से ही डबल डबल हो चुके होंगे। तो इन सम ऑर्गेनिजम्स कैरियोकाइनेसिस में के बाद साइटोकाइनेसिस नहीं होता, मतलब बहुत सारा न्यूक्लियस का डिवीजन तो हो गया पर साइटोप्लाज्म का नहीं हुआ, जिससे कि मल्टी न्यूक्लियर कंडीशन दिख जाएगी, जिसे हम लोग सिंसीशियम कहते हैं। जैसे कोकोनट में आप लिक्विड एंडोस्पर्म जो देखते हो उसमें क्या है ना, आपका कैरियोकाइनेसिस तो कई बार हो चुका है पर साइटोकाइनेसिस नहीं हुआ, जिसकी वजह से मल्टी न्यूक्लियर कंडीशन दिखती है। क्लियर है। दीज आर द डायग्राम्स, ठीक है। डायग्राम आप देख के बता दोगे कि यार ये टीलोफेज का डायग्राम है ना। ये न्यूक्लियर एनवलप डेवलप हो रहे हैं अपोजिट पोल्स पे। ये वाला जो है ये एनाफेज का है, क्रोमेटेड स्प्लिट कर गई अपोजिट टुवर्ड पे, अपोजिट पोल के टुवर्ड मूव कर गई। ये जो है ये इंटरफेस पे है, कुछ नहीं होता एक्स्ट्रा इंटरफेस पे, देख रहे हो, चुपचाप से बैठी हुई हैं। लेट वी सी नाउ सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस। इट्स इक्वेशनल डिवीजन, जो कि केवल डिप्लॉयड सेल्स में होता है। कुछ लोअर प्लांट्स और सब कुछ सोशल इंसेक्ट्स जैसे कि हैप्लॉइड सेल्स में भी माइटोसिस देखने को मिल जाता है। बट अगर एनिमल्स की बात करें तो मेनली डिप्लॉयड सेल्स में होगा। ये बहुत ज़रूरी है समझना कि इस डिवीज़न का सिग्निफिकेंस किसी ऑर्गेनिज्म की लाइफ में क्या होगा। क्या हमने कुछ एग्जांपल्स पढ़ रखे हैं हैप्लॉइड और डिप्लॉयड इंसेक्ट्स के। तो यस, डिप्लॉयड हमने ड्रोसोफिला पढ़ी है और हैप्लॉइड हनी बीज वगैरह पढ़ी हुई हैं। तो माइटोसिस के थ्रू इनके जो सेल्स हैं वो डिवाइड कर दें। माइटोसिस से होता क्या, प्रोडक्शन किसका होगा, डिप्लॉयड डॉटर सेल्स का होगा। आइडेंटिकल जेनेटिक कॉम्प्लीमेंट होगा। भाई क्यों होगा ऐसा, इट इज़ बिकॉज इट्स इक्वेशनल डिवीजन, जेनेटिक नंबर सेम, क्रोमोसोम नंबर सेम। ग्रोथ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म की इसी वजह से पॉसिबल है, माइटोसिस की वजह से। ग्रोथ से होता क्या है, सेल ग्रोथ से न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म के बीच में जो रेशियो है दैट इज़ बीइंग डिस्टर्ब्ड। सेल ग्रो करती जा रही, ग्रो करती जा रही, ग्रो करती जा रही, साइटोप्लाज्म बढ़ता जा रहा है और जेनेटिक मटेरियल उतना होता नहीं। इट इज़ देयरफॉर बिकम्स एसेंशियल फॉर अ सेल टू डिवाइड और रिस्टोर कर लो, है ना, न्यूक्लियर साइटोप्लाज्म रेशियो को रिस्टोर करने के लिए। वेरी सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन ऑफ माइटोसिस सेल रिपेयर। अब सेल क्या होता है कि सम पार्ट्स ऑफ द एपिडर्मल सेल इज, मतलब आपके या तो डैमेज हो जाए या इनमें कोई दिक्कत हो रही तो उनको जो रिपेयरमेंट होगा वो माइटोसिस के थ्रू ही होगा, ठीक है। द सेल्स ऑफ द अपर एपिडर्मिस के जो सेल्स हैं वो, और लाइनिंग ऑफ द गट, आपकी स्टमक की लाइनिंग जो कि एसिड की वजह से बार बार डिटोरिएट हो जाती है, और जो ब्लड सेल्स बार बार रिप्लेस होती हैं, जैसे आपने काफ़ी सेल्स पढ़ी होंगी
तो वो सारी जो सेल्स हैं, रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल, प्लेटलेट्स, दे हैव अ स्पेसिफिक लाइफ स्पेन, उसके बाद वो डिस्ट्रॉय हो जाती हैं स्प्लीन में जाके, है ना। तो इसलिए उनको दोबारा बनाना माइटोसिस डिवीज़न रोल प्ले करता है काफ़ी अच्छा। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज में माइटोटिक डिवीज़न जैसे कि एपिकल है ना, और लेटरल गैम्बियम में कंटिन्यूसली प्लांट ग्रो कर पाता है इसकी वजह से। नेक्स्ट वी विल सी मियोसिस। मियोसिस में क्या है, प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग विद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इंक्लूड्स द फ्यूजन ऑफ टू गैमीट्स। तो जब ऑफस्प्रिंग का बनना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू में, इसमें क्या होता है, दो गैमेट्स का फ्यूज़न होता है जिसमें कि हर एक गैमेट में हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। तो गैमेट्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम स्पेशलाइज्ड डिप्लॉइड सेल्स। अब गैमेट तो डिप्लॉइड सेल्स ही बने होंगे। ये जो स्पेशल काइंड की सेल हैं, सेल डिवीज़न, जो कि क्रोमोसोम के नंबर को हाफ कर देती हैं, है ना, हैप्लॉइड डॉटर सेल बना देती हैं उससे, खुद डिप्लॉयड है लेकिन हैप्लॉइड डॉटर सेल बन जाती है। इस टाइप के डिवीज़न को मियोसिस कहते हैं। मियोसिस क्या होता है, मियोसिस से ये इंश्योर होता है कोई अगर डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है उसकी लाइफ साइकिल में कभी ना कभी तो हैप्लॉइड स्टेज जरूर आएगी। आर यू आर यू डन विद इट, मतलब समझ रहे हो। किसी भी अगर आप मेल को देख लो ह्यूमन में, तो अगर उसमें गैमीट्स का फॉर्मेशन हो रहा है तो दैट रिप्रेजेंट उसमें हैप्लॉइड फेस आ रहा है, और फीमेल्स के अंदर ओवा क्रिएट हो रहे हैं, है ना, तो दैट इज़ द हैप्लॉइड फेस ऑफ सेक्सुअली रिप्रोड्यूस ऑर्गेनिज्म। फिर फर्टिलाइजेशन से क्या हो जाता है, डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म फिर से। अब फर्टिलाइजेशन हुआ तब तो देखो अलग अलग हैप्लॉइड गैमेट्स थे, पर वो जब फ्यूज़ करेंगे तो वो क्या हो जाएंगे, दोबारा से डिप्लॉइड हो जाएंगे। वी कम अक्रॉस मियोसिस ड्यूरिंग गैमेटोजेनेसिस। प्लांट में हो चाहे एनिमल में हो, हम दोनों में ही देखते हैं मियोसिस होता है गैमेटोजेनेसिस के दौरान। इससे क्या होता है, हैप्लॉइड गैमेट्स बन जाते हैं। कुछ की फीचर्स ऐसे हैं, है ना। आपने देखा होगा स्पोरोफाइट में, मतलब स्पोर्स जो बनते हैं उनमें मियोसिस के थ्रू, स्पोर जर्मिनेट मियोसिस के मतलब थ्रू स्पोर जो बनते हैं वो जर्मिनेट करके गैमेटोफाइट बना लेते हैं। तो हम लोग प्लांट्स में भी देखते हैं, ऐसा नहीं केवल एनिमल्स में। तो मियोसिस में होता क्या है, दो सिक्वेंशियल साइकिल्स हैं न्यूक्लियर और सेल डिवीज़न की। मियोसिस 1 कहते हैं, एक को मियोसिस 2 कहते हैं, लेकिन डीएनए रेप्लिकेशन केवल एक बार हुआ, है ना। मैंने क्या बोला, न्यूक्लियर और जो सेल डिवीज़न है दो सिक्वेंशियल डिवीज़न होंगे। न्यूक्लियस भी 2 बार डिवाइड करेगा, सेल भी 2 बार डिवाइड करते हैं, पर जो डीएनए रेप्लिकेशन है वो एक ही बार होगा। लेट हम देखेंगे क्यों होता है और कैसे होता है। वन इज इनिशिएटेड आफ्टर द पेरेंटल क्रोमोसोम हैव रेप्लिकेटेड टू प्रोड्यूस आइडेंटिकल क्रोमैटिड एट द एस फेज। मियोसिस 1 स्टार्ट तभी होगा जब एस फेज पे जो पेरेंटल क्रोमोसोम है उसने अपनी दूसरी कॉपी बना के रखी होगी। क्रोमोसोम नंबर रिमेन सेम बट अमाउंट ऑफ डीएनए शुड बी डबल्ड एट द एस फेज, आफ्टर विच मियोसिस 1 इज इनिशिएटेड। Meiosis involves pairing of homologous chromosomes and a recombination between the non-sister chromatids of homologous chromosomes. माइटोसिस में ऐसा कुछ नहीं था, रिकॉम्बिनेशन से नाम भी नहीं था, बस गए मेटाफेज पे गए, सिस्टर क्रोमेटिड्स अलग हुई एनाफेज में और अलग गए, आइडेंटिटी लूज हुई, न्यूक्लियर एनवलप बन गया, अलग सेल बन गई। पर इसमें रिकॉम्बिनेशन देखने को मिलता है होमोलोगस क्रोमोसोम्स के बीच में, आगे पढ़ेंगे, तो इसलिए जेनेटिक कॉम्बिनेशन चेंज हो जाते हैं, है ना। 4 हैप्लॉइड सॉर्ट बन जाते हैं आफ्टर मियोसिस 2। नेक्स्ट वी लुक फॉरवर्ड, व्हाट वी विल सी हियर, मियोसिस फर्स्ट। प्रोफेज 1, प्रोफेज जो मियोटिक डिवीज़न का है वो लॉन्गर होता है देन, और लॉन्गर भी है और कॉम्प्लेक्स भी है देन माइटोसिस के प्रोफेज। अब वो क्यों है, क्योंकि आपको पता है इसमें 5 स्टेजेस आगे आप पढ़ने को मिलेंगे प्रोफेज के अंदर, क्योंकि ऐसा कहीं माइटोसिस के प्रोफेज में तो था नहीं, है ना। तो अब इसमें क्या है, इट हैज़ बीन फर्दर डिवाइडेड इनटू 5 फेजेस, जो कि हैं लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पेकाइटिन, डिप्लोटीन, डायकाइनेसिस। ठीक है। लेप्टोटीन के अंदर क्या होगा, ग्रेजुअली विजिबल, थोड़े थोड़े दिखना स्टार्ट होंगे लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर। कंपैक्शन क्रोमोसोम का लगातार होता रहता है। कहते हैं भाई क्रोमोसोम्स आप तो क्या है कंपैक्ट करते रहिए, जैसे कि आपसे बोला था ना प्रोफेज माइटोसिस में भी यही हो रहा था कि लगातार कंपैक्शन करते रहो थ्रू आउट द लेप्टोटीन क्रोमोसोम कंपैक्ट करेंगे। दिस इज फॉलोड बाई सेकंड स्टेज ऑफ प्रोफेज, जिसको हम लोग जाइगोटीन कह रहे हैं। जैसे ही कंपैक्शन होता रहता है, इससे दूसरी स्टेज आ जाती है इसके बाद, इसको हम लोग जाइगोटीन कहते हैं। इस स्टेज के अंदर क्या होता है, पेयरिंग टुगेदर हो जाती है किसकी, क्रोमोसोम क्या करते हैं, पेयरिंग टुगेदर स्टार्ट कर देते हैं, और इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं साइनेप्सिस। आर यू गेटिंग मी। 2 क्रोमोसोम्स हैं, आगे डायग्राम बनाएंगे। सच पेयर्ड क्रोमोसोम्स को हम लोग होमोलोगस क्रोमोसोम्स कहते हैं। अब होमोलोगस क्रोमोसोम्स कब मिल रहे हैं आके, जाइगोटीन के अंदर। पेयरिंग कब कर रहे हैं, जाइगोटीन के अंदर।
और इस एसोसिएशन को आप लोग कह रहे हैं साइनेप्सिस। समझ रहे हो? इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ जो है वो इस स्टेज पे दिखाता है कि क्रोमोसोम साइनेप्सिस अकम्पनीड बाय फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, इसको हम लोग साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स कहते हैं। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स कौन सा है? साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। मान लीजिए ये दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं, ये जो पास पास आ गए तो इसको हम लोग कहेंगे साइनेप्सिस हो गया है। क्लियर और नॉट? है ना? तो इनके पास पास आने को हम लोग क्या कह रहे हैं? अब इसमें 2 क्रोमेटिड होती तो वो ऐसा दिखता। समझ रहे हो? अगर 2 क्रोमेटिड होती तो वो हमको ऐसा दिख रहा होता कुछ। अब 1 क्रोमेटिड है तो आपको बता दिया, 1 क्रोमेटिड है तो ऐसा दिखेगा। क्लियर है? जो अब ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर भी बनता है, इसको साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स कहते हैं। साइनेप्सिस तो हुई भी, और साइनेप्सिस के साथ साथ इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ में देखा तो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर भी बन गया जिसको हम लोग साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स कह रहे हैं। ये जो कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म बाय पेयर ऑफ साइनेप्स टू होमोलोगस क्रोमोसोम इज कॉल्ड बाइवेलेंट और टेट्राड। अब देखिए इसका मतलब क्या है यहाँ पे? दैट मीन्स दे आर कंसिडरिंग हियर व्हाट दैट वन क्रोमोसोम हैव 2 क्रोमेटिड्स, है ना? तो ऐसा मान रहे हैं वो। तो यही कह रहे हैं वो कि जो कॉम्प्लेक्स बना है ना, उसको हम लोग क्या कह रहे हैं? साइनेप्स से, होमोलोगस क्रोमोसोम से, उसे बाइवेलेंट कह सकते हैं, 2 हैं इसलिए, और टेट्राड भी कह सकते हैं। वाई वी कैन कॉल इट टेट्राड? बिकॉज हियर 1 क्रोमेटिड, 2 क्रोमेटिड, 3 क्रोमेटिड एंड 4 क्रोमेटिड, so we can call it a bivalent or a tetrad. Clear or not? Yes. However, these are more clearly visible at the next stage. अब इस पे इतने अच्छे से दिख नहीं रहे, है ना? At zygote they are not clearly visible. बन तो गए हैं बाइवेलेंट और टेट्राड, लेकिन ये जो है नेक्स्ट स्टेज पिकाइटीन में सबसे ज़्यादा क्लियरली बाइवेलेंट और टेट्राड दिखते हैं। ओके, सो दैट्स द थिंग। फर्स्ट 2 स्टेज जो है मतलब जेप्टोडीन जाइगोटीन वो छोटे हैं। नेक्स्ट स्टेज पिकाइटीन बहुत बड़ा हो सकता है। इसमें क्या है, जो 4 क्रोमेटिड बन के आए हैं ना आपके बाइवेलेंट क्रोमोसोम्स के, वो डिस्टिंक्ट हो जाते हैं और एकदम टेट्राड की तरह दिखने लगते हैं। बोला था ना आपसे नेक्स्ट स्टेज में बिल्कुल विजिबल हो गए कंप्लीटली। दिस स्टेज कैरेक्टर अपीयरेंस ऑफ रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल द साइड एज क्रॉसिंग ओवर अकर्स। यानी कोई का क्रॉसिंग ओवर कब हो रही है? पिकाइटीन। होमोलोगस का क्रोमोसोम पास पास कब आए? साइनेप्स का वही जाइगोटीन में, लेकिन उनके बीच में जो रिकॉम्बिनेशन हुई है वो कब हुई है? दैट इज इन द पिकाइटीन, ओके, ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स। क्रॉसिंग ओवर इज द एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन द 2 होमोलोगस क्रोमोसोम। क्रॉसिंग ओवर का मतलब ये होता है कि जेनेटिक मटेरियल, दो जो होमोलोगस क्रोमोसोम है उनमें क्या हो गया है? जेनेटिक मटेरियल का आदान प्रदान, या फिर कह सकते हो जैसे कि ये 2 हैं आपकी, अब 2 क्या मतलब 4 बनाने पड़ेंगे, है ना? तो लेट्स लुक हियर। अब होता क्या है, व्हाट हैपन्स हियर कि यहाँ पे ये जो है ना, ये इसके साथ ओवरलैप कर जाता है। इसी जगह पे क्या होता है? रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल मिलेगा आपको, यहीं पे रिकॉम्बिनेशन हुआ, ये पिकाइटीन में होता है। क्लियर है ये चीज़? ओके, सो लेट वी सी फॉरवर्ड। क्रॉसिंग ओवर हो रहा है जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज, है ना? क्रॉसिंग ओवर इज ऑल्सो एन एंजाइम मीडिएटेड प्रोसेस। एंजाइम कौन सा? रिकॉम्बिनेज। अब रिकॉम्बिनेशन हो रहा है तो रिकॉम्बिनेज एंजाइम ही चाहिए 2 जेनेटिक मटेरियल का। क्रॉसिंग ओवर से क्या होता है? रिकॉम्बिनेशन हो जाता है 2 क्रोमोसोम का, रिकॉम्बिनेशन बिटवीन होमोलोगस क्रोमोसोम्स। अब पिकाइटीन के अंत आने तक रिकॉम्बिनेशन कंप्लीट हो जाता है, और क्रॉसिंग ओवर की साइड पे जो आपके क्रोमोसोम्स हैं वो अटैच्ड रह जाते हैं, है ना? अटैचमेंट हटता नहीं। अब डिप्लोटीन पे आ जाइए। पिकाइटीन के एंड पे तो वो हट नहीं रहा था क्रोमोसोम का लिंक, लेकिन पिकाइटीन की बिगिनिंग हुई, डिसोल्यूशन होना स्टार्ट हुआ साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स का, जो कि आपके बना कब था? साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स जाइगोटीन के अंदर, है ना? जाइगोटीन के अंदर साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स मैंने दिखाना भूल गया था। जैसे कि आपका साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स जो है, मान लीजिए यहाँ पर साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स बन गया था ये इनको जोड़ने के लिए साइनेप्सिस के अंदर। तो अब ये बना तो अभी नहीं है, मतलब अब इसका डिसोल्यूशन स्टार्ट हो गया है।
कौन से फेस के अंदर इसका डिसोल्यूशन स्टार्ट हो गया है, तो दैट्स इसका जो डिसोल्यूशन है ये डिप्लोटीन के अंदर स्टार्ट हुआ है ना। तो ओके फाइन, नीड नहीं है, पर आप समझ गए होंगे कि हाँ डिप्लोटीन के अंदर जो है इसका डिसोल्यूशन स्टार्ट हो गया था, जो साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स पेकाइटिन के जाइगोटिन के अंदर बना था, ठीक है। एंड द टेंडेंसी ऑफ द रिकॉम्बिनेज tendency of recombined homologous chromosome of bivalent to separate from each other। अब डिसोल्यूशन होगा तो वो कहेगा भाई देखो अब दूर दूर चलते हैं, दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम हो गया ओवरलैप है, अब तो थोड़ा थोड़ा ऊपर चलते हैं। अब साइट ऑफ क्रोमोसोम को छोड़ के जहाँ पे क्रॉस ओवरिंग हुई थी ना, क्रॉस ओवर हुआ था, उसको छोड़ के बाकी अलग अलग जाने लगते हैं। ये एक्स से शेप्ड स्ट्रक्चर को हम कियासमेटा कहते हैं। और पेकाइटिन की ये मतलब, और कुछ में ये जो स्टेज है ना कि कौन सी स्टेज, डिप्लोटीन, ये मंथ और ईयर्स तक रह सकती है। मतलब क्रॉसिंग ओवर हुई है तो हुई पड़ी है, या फिर हो रही है क्रॉसिंग ओवर, या होते होते मतलब डिसोल्यूशन की जो प्रोसेस है, क्योंकि क्रॉसिंग ओवर तो पेकाइटिन में ही हो गई थी, जो उसके डिसोल्यूशन की प्रोसेस है, इनके अलग अलग होने की प्रोसेस है। एक्सेप स्ट्रक्चर जो दिख रहे हैं कियासमेटा, उन वो जो दिखने की जो मतलब जो लाइफ टाइम क्यों कह रहे हैं, मतलब जो स्पेन है, टाइम स्पेन है, वो अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग टाइम हो सकता है। oocyte ऑफ वर्टिब्रेट्स में मंथ और ईयर्स भी हो सकता है। oocyte समझ रहे हो, जो फीमेल्स के अंदर oocytes बनती हैं, उसमें जो ये स्टेज है डिप्लोटीन, दैट कैन बी लॉन्ग एज मंथ और ईयर्स। फाइनल स्टेज जो है वो डायाकाइनेसिस है, उसको हम लोग देखेंगे। तो डायाकाइनेसिस, द फाइनल स्टेज ऑफ मियोटिक प्रोसेस इज डायाकाइनेसिस। लास्ट में होती है डिप्लोटीन के बाद डायाकाइनेसिस। अब डायाकाइनेसिस वो सब होगा जो कि आपका लास्ट मतलब प्रोफेस में होता ही था लास्ट, तो वो सब लास्ट में होगा। टर्मिनलाइजेशन ऑफ कियासमेटा, हाँ तो कियासमेटा का मतलब कियासमेटा दिखना तो डिप्लोटिक में स्टार्ट है, बट टर्मिनलाइजेशन आपको डायाकाइनेसिस में दिखेगा। इस फेज के अंदर जो क्रोमोसोम्स हैं वो फुली कंडेंस होते हैं और मियोटिक स्पिंडल इज असेंबल्ड टू प्रिपेयर द होमोलोगस क्रोमोसोम फॉर सेपरेशन। और जो डायाकाइनेसिस के अंदर क्या है, जो क्रोमोसोम्स जो कि फुली कंडेंस थे, है ना, और जो मियोटिक स्पिंडल बन गए थे कि होमोलोगस क्रोमोसोम्स आप लोग सेपरेट होइए, वो सब आप क्लियरली दिखेगा। हाँ अब आ गए हैं मियोटिक स्पिंडल कि जाइए गाइस, अपोजिट पोल पे आ गए हैं, अब आप लोग बिल्कुल आइए और हम आपको खींचेंगे। बाय द एंड ऑफ द डायाकाइनेसिस द न्यूक्लियोलस डिसअपियर, न्यूक्लियर एनवलप ब्रेकडाउन जो हो रहा था ना, आपको पता ही है और दिखा नहीं है, बट एज वी नो ER ना, गोल्जी बॉडी, ये सब भी आपके क्या हो रहे होंगे, डीजेनरेट हो रहे होंगे, है ना। नेक्स्ट जो है मेटाफेस है। अब मेटाफेस फर्स्ट है, तो मेटाफेस कैसे आप लोगों को कैरेक्टराइज्ड होगा, बाइवेलेंट क्रोमोसोम इक्वेटोरियल प्लेट पे आएंगे। क्या आएंगे, बाइवेलेंट क्रोमोसोम्स, है ना। एक क्रोमोसोम मतलब एक क्रोमेटेड वाला नहीं, दो जो क्रोमेटेड वाला क्रोमोसोम है वो आएगा किस पे, इक्वेटोरियल प्लेट पे। माइक्रोट्यूब्यूल फ्रॉम द अपोजिट पोल ऑफ द स्पिंडल अटैच टू द काइनेटोकोर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स। मतलब ये होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं, है ना, जिस पे दो दो क्रोमेटेड हैं, है ना, कुछ इस प्रकार से। हाँ तो बाइवेलेंट जो क्रोमोसोम है इक्वेटोरियल प्लेट पे आ जाएगा, और अपोजिट पोल से इस बार क्या है, जो सेंट्रोमियर्स, ये काइनेटोकोर से अपोजिट पोल से जो स्पिंडल फाइबर अटैच होगा, वो अब इस बार एक ही क्रोमोसोम के दो सिस्टर क्रोमेटिड को सेपरेट नहीं करेगा, दो होमोलोगस क्रोमोसोम्स को सेपरेट करेगा, है ना। होमोलोगस क्रोमोसोम्स की जो काइनेटोकोर है उस पर अटैच है, तो उनको सेपरेट करेगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, ये आप एज समरी की तरह ले सकते हो उसको। प्रोफेस में कंडेंसेशन कंप्लीट हो रहा है ना, और प्रोफेस में क्या क्या हो रहा है सब कुछ आपको पता ही है, और डायाकाइनेसिस तक सब कुछ आपको पता है। उसके बाद मेटाफिजिक प्लेट पे आ गए। अब क्या है, एक ये दो होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं, है ना, ये दोनों ये दोनों और ये आपस में होमोलोगस थे, अलग अलग हो गए, एनाफेज में अलग अलग चले गए। ये आपको मियोसिस 1 दिखाया जा रहा है, और टीलोफेज में आपको पता है कंडेंसेशन वगैरह, न्यूक्लियस ER GB सब रिफॉर्म होते हैं ना। एनाफेज फर्स्ट में क्या होगा,
जो होमोलोगस क्रोमोसोम है वो तो सेपरेट हो जाएंगे, सिस्टर क्रोमैटिड जुड़ी रह जाएंगी। भाई क्रोमोसोम ही तो अलग अलग हैं, सिस्टर क्रोमैटिड एक क्रोमोसोम के जुड़ी रहेंगी। द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस रीअपियर, साइटोकिनेसिस फॉलो एंड इज कॉल्ड डायड ऑफ सेल्स कहते हैं हम लोग, है ना। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यहाँ पर क्या होगी, रीअपियर हो जाएगी, जो कि आपकी प्रोफेस के एंड में डिसअपियर हो गई थी, और न्यूक्लियस भी रीअपियर हो जाएगी। बहुत सारे केस में क्या होता है, जो क्रोमोसोम्स सब कुछ ही डिस्पर्जन होता है। व्हाट डिड इट मीन, मतलब क्या है, एक बात बताइए, अभी आपने मियोसिस 1 करी है, आपको आगे पता चलेगा कि मियोसिस 1 के बाद मियोसिस 2 भी होनी है, तो वहाँ पे आपका क्या है, कंडेंसेशन फिर से होना है, फिर से कंडेंसेशन हो रहा है, तो थोड़ा ही डिस्पर्जन करते हैं, जो फैला देते हैं ना, अनटेंगलिंग जो है, मतलब ज़्यादा बिखरा बिखरा नहीं होता, ज़्यादा नहीं बिखर पाता, थोड़ा सा ही डिस्पर्जन होता है, क्योंकि आपको फिर से कंडेंसेशन करना है। इसलिए आफ्टर, है ना, जो टीलोफेज 1 है, जो फिर मियोसिस के जो टीलोफेज 1 के बाद थोड़ा सा ही क्रोमोसोम डिस्पर्जन हो जाता है। दे डू नॉट रीच द एक्सट्रीमली एक्सटेंडेड स्टेट में नहीं जाता, कि बहुत ज़्यादा एक्सटेंडेड, मतलब इतना उसमें चला गया अनटेंगलिंग में कि बाद में कंडेंसेशन नहीं हो पा रहा, है ना। ये डू नॉट रीच द एक्सट्रीमली एक्सटेंडेड स्टेट, अपने उच्च सीमा पर जाके ये डिस्पर्जन नहीं होता है, थोड़ा ही डिस्पर्जन होता है इसमें। द स्टेज बिटवीन टू मियोटिक डिविजन्स कॉल्ड इंटरकाइनेसिस, बहुत छोटी होती है इंटरकाइनेसिस जो है, कोई रेप्लिकेशन नहीं होता डीएनए का भाई साहब, ठीक है, कोई रेप्लिकेशन नहीं होता। इंटरकाइनेसिस फॉलोड बाय प्रोफेस सेकंड, जो कि प्रोफेस 1 से बहुत सिंपलर है। लेट वी सी मियोसिस सेकंड, प्रोफेस सेकंड, मियोसिस सेकंड साइटोकाइनेसिस के जस्ट बाद मियोसिस सेकंड हो जाएगा, ठीक है। तो मियोसिस सेकंड का पहला प्रोफेस सेकंड है ना। यूजुअली बिफोर द क्रोमोसोम, अब पूरे इलॉन्गेट नहीं हो पाते, मैंने बताया आपको, उतने डिस्पर्सन नहीं हो पाए, है ना, उतने डिस्पर्सन ही नहीं हो पाया, है ना, और ना ही वो उतने एक्सटेंडेड स्टेट में गए, इसलिए बिफोर द क्रोमोसोम है फुली इलॉन्गेटेड, तुरंत साइटोकाइनेसिस हो जाता है, साइटोकाइनेसिस के तुरंत बाद मियोसिस सेकंड शुरू हो जाता है। यूजुअली बिफोर द क्रोमोसोम है फुली इलॉन्गेटेड, है ना। इन कॉन्ट्रास्ट टू मियोसिस 1, मियोसिस सेकंड में क्या होता है, नॉर्मल माइटोसिस होती है, जैसा माइटोसिस में हो रहा था प्रोफेस में, वैसा ही मियोसिस सेकंड के प्रोफेस में होगा, ठीक है। तो बिल्कुल वैसा ही न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो जाएगी एट द एंड ऑफ प्रोफेस, क्रोमोसोम अगेन बिकम कम्पैक्ट, कम्पैक्शन जो हो रहा था ना, और इस फेज पे वही होगा, क्रोमोसोम इक्वेटर पे आ जाएंगे, माइक्रोट्यूबुल अपोजिट पोल से, है ना, जुड़ जाएंगी आके, कहाँ पे, काइनेटोकोर पे, सिस्टर क्रोमैटिड के। इस बार एक ही क्रोमोसोम था तो उसकी सिस्टर क्रोमैटिड हो गई, नॉट क्रोमोसोम। एनाफेज सेकंड में स्प्लिटिंग होगी सेंट्रोमियर की, और इससे क्या होगा, जो पहले सिस्टर क्रोमैटिड टुगेदर थी, कौन टुगेदर थी, सिस्टर क्रोमैटिड साथ साथ थी, अब वो अलग अलग हो जाएंगी अपोजिट पोल पे, जिससे कि माइक्रोट्यूब्यूल जो काइनेटोकोर से जुड़ रहा था, मतलब ऐसे करके, अब जो है, मान लीजिए यही तो क्रोमोसोम है, इसकी सिस्टर क्रोमैटिड है दोनों, तो माइक्रोट्यूब्यूल जो है वो शॉर्ट होने लगेगा, ठीक है। ओके, तो अच्छा ये नहीं हो पाएगा, तो ये जो है वो शॉर्ट होने लगता है, ये शॉर्ट हो जाता है, क्लियर है, ओके। टीलोफेज सेकंड, मियोसिस एंड्स विद द टीलोफेज सेकंड, जिसमें कि दो ग्रुप क्रोमोसोम के दोबारा से, क्रोमोसोम्स के जो दो ग्रुप हैं वो अपोजिट पोल पे गए, और न्यूक्लियर एनवलप उनके ऊपर आ गया, अपोजिट पोल पे जब वो चले गए। साइटोकाइनेसिस फॉलो रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ टेट्राड, 4 हैप्लॉइड सेल्स बाद में बन जाएंगे, समझ में आ रहा है। अब यार वो क्रोमैटिड थी, सिस्टर क्रोमैटिड, वो भी अलग अलग पोल्स पे चली गई उसके बाद। तो अब मैं आपको डायग्राम दिखाता हूँ, ये देखिए व्हाट दिस हैपन्स, क्या है ना, दिस इज द मियोसिस सेकंड, है ना। इसमें जो प्रोफेस सेकंड है, देख सकते हो आप लोग यहाँ पर सिस्टर क्रोमैटिड से, आई थिंक सो डायग्राम में दोबारा आ गया है, हाँ,
तो होता क्या है, जो प्रोफेज सेकंड के अंदर जो आपके 2 क्रोमोसोम रह गए हैं ना, वो इनका कंडेंसेशन होगा प्रोफेज के अंदर, मेटाफेज के अंदर, इस पे जाएंगे और जो सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं इस बार वो सेपरेट होंगी, और जो क्रोमोसोम है वो कुछ ऐसे दिख रहे होंगे आपको, है ना, एक एक क्रोमेटिड रह गई है इन क्रोमोसोम्स में। क्लियर है ये चीज़? और सिग्निफिकेंस क्या है मियोसिस का? तो व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस? Meiosis is the mechanism by which conservation of specific chromosome number of each species achieved. अब क्रोमोसोम नंबर मतलब कैसे कंजर्वेशन कैसे किया इसने? तो आधा कर दिया भाई कंजर्वेशन ऐसे। अब हम थे डिप्लॉयड 2n फीमेल दी 2n बना क्या n, अब ये भी n, तो दोबारा से इसके थ्रू, है ना, मतलब अगर हम एक बात बताइए, अगर मियोसिस नहीं होता तो ये n नहीं होते, समझ रहे हो? n नहीं होते तो हम लोग के पास जाते क्या 2n दोनों से जाते, मेल और फीमेल से, बनता 4n, तो उससे तो बढ़ जाते, तो कंजर्वेशन तो नहीं हुआ। अब हम मियोसिस हुआ तो n हो गए, हाफ हो गए, जिससे कि कंजर्वेशन हो पाया। जनरली इन सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गन इवन दो प्रोसेस पैराडॉक्सिकली रिजल्ट इन द रिडक्शन, जबकि वो आधा कर रही है क्रोमोसोम नंबर को, तब भी वो क्रोमोसोम नंबर को है ना आधा कर रही है, उसके बाद भी कंजर्वेशन कर रही है क्रोमोसोम नंबर का। वो कैसे आपको पता चल गया? इट ऑल्सो इंक्रीज द जेनेटिक वेरिएबिलिटी इन द पॉपुलेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट। ये क्या करती है? जेनेटिक वेरिएबिलिटी को भी बढ़ा देती है। अब क्या है, मेरा क्रोमोसोम थोड़ा सा म्यूटेशन आ गया, दूसरे का क्रोमोसोम, वेरिएशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशंस। अब इवोल्यूशन की प्रोसेस के लिए वेरिएशन बहुत ज़रूरी हैं, जो कि मियोसिस के थ्रू ही मिलेंगे। थैंक यू।